यह सच एक बिजली के झटके जैसा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर ममता दीदी की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। वहीं का वोटर खामोशी से तख्ता पलट की पटकथा लिखता है और 15 साल से दीदी का जो अजय किला था वो पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और वहीं पर यह मामला सिर्फ एक हार जीत का नहीं रहता। यह सवाल उठता है कि क्या 2026 में बंगाल ने सिर्फ सरकार बदली है या फिर राजनीतिक सोच को पलट दिया है, क्योंकि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी लहर से आगे बढ़कर सुनामी से जीत दर्ज करती है। बीजेपी 1950 से इसे अपने ख्वाबों का बंगाल बनाना चाहती थी। 2016 तक तो यह जमीन तलाश रही थी, 2021 में दरवाजे तक आई थी, लेकिन अब वो सरकार बना रही है उस राज्य में जहां पर दीदी अजय थी। और यहीं से फिर सवाल की क्या यह सिर्फ चुनावी नतीजा है या भरोसे को टूटने का, जिसे सालों तक कायम बताया गया, क्योंकि किले अक्सर बाहर से नहीं अंदर से गिरते हैं। सवाल की दरार कहां पड़ी? बीजेपी अचानक से मजबूत हुई, टीएमसी अचानक से कमजोर हुई, या फिर सोची समझी तैयारी थी? क्या धर्म की राजनीति ममता बनर्जी के बाहर जाने की वजह बनी, या फिर जनता जो है वो सरकार के कामकाज से नाराज थी? क्या संदेश खाली और आरजी कर जैसे मामले ने महिलाओं का भरोसा तोड़ा? क्योंकि जिस भी राज्य में महिलाओं को लेकर योजनाएं आती थी वहाँ पर सरकारें जीतती थी। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं थी, लेकिन महिलाओं ने ही ममता के खिलाफ वोट दिया। सवाल यह भी कि वो मुस्लिम वोटर जिसको लेकर दीदी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती थी, क्या वो भी छिटक कर किसी और के पास गया? देखिए, ममता बनर्जी को लेकर एक भ्रम था कि वह हार नहीं सकती, लेकिन इतिहास गवाह है कि सियासत में कोई भी अजय नहीं होता, कोई भी अपराजय नहीं होता। 2026 वो मौका बना बीजेपी के लिए, एक परसेप्शन बना ममता बनर्जी के जाने का, नजरिया रखा गया और वो नजरिया इतना ताकतवर कि ममता बनर्जी वर्तमान से इतिहास बन गई। और आज इसीलिए जब हम विश्लेषण करेंगे तो कई बातों का समझना जरूरी है। आज के विश्लेषण में हम समझेंगे कि पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, वहाँ पर बीजेपी की जीत के मायने क्या है? क्या बंगाल में ममता किला कमजोर था? कैसे नॉर्थ बनाम साउथ बंगाल में ममता बनर्जी को हरा दिया? हम आपको बताएंगे कैसे संगठन की शक्ति ने ममता के साम्राज्य को उखाड़ा, कैसे मुस्लिम वोटर इस बार एक निर्णायक भूमिका निभा रहा था, क्यों महिला योजनाओं के बावजूद बीजेपी के साथ गई, भद्र लोग बीजेपी के साथ क्यों गया, ममता बनर्जी का आमार बांग्ला बाहरी बीजेपी वो क्यों नहीं चला, जातीय समीकरण ने कैसे पटका, प्रवासी मजदूरों ने कैसे झटका दिया, और आर्थिक तंगी और उन कंपनियों का जाना जिनके नाम पर 34 साल की लेफ्ट को हटाकर ममता आई थी, क्या उन्होंने ही ममता को ये झटका दिया? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों के साथ हम आपको यही बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतने के बाद किन किन चुनौतियों का सामना करेगी, क्या क्या बड़ी बातें बीजेपी के सामने होंगी। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास समय है एक अच्छा विश्लेषण देखने का न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को देखिए। नहीं समय है आपको झटपट केवल अपने मन की बातें सुननी है, तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर, टीवी पर जो आपको बता रहे होंगे अपने अपने एजेंडे से। लेकिन अगर आप रुक रहे हैं तो हमारी आपसे गुजारिश भी है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, ताकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियोज बनाने की न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप तक पहुंच सके। सारे वीडियोज आपको झटपट मिल जाएंगे, और अगर आप फॉलो नहीं करते तो वो भी कर लीजिएगा, थोड़ा हौसला अफजाई होगा। अब शुरू करते हैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से विश्लेषण उनके लिए जो अब यहाँ ठहरे हैं। देखिए, अगर आंकड़ों पर गौर करें तो और गहराई समझे तो समझ में आता है कि बंगाल की जमीन पर इस बार चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था, एक राजनीतिक क्रांति थी। 4 मई 2026 को जो नतीजे आए उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस बार अविश्वसनीय छलांग मारी है। ऐसी छलांग जिसकी कल्पना करना भी बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए मुश्किल था। 200 के आसपास सीटें बताई जा रही है बीजेपी की, 100 के आसपास सिमट रही है टीएमसी। 2-4 सीटें आगे पीछे हो तो उसको लेकर लोड मत लीजिएगा, क्योंकि वो आंकड़ा आगे पीछे रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है वो यह कि पिछली बार के मुकाबले 120 सीटों से ज्यादा उछाल बीजेपी पा रही है, और यह भारतीय राजनीति के गलियारों को हिलाकर रखने वाला है। ममता बनर्जी 100 के अंदर सिमट रही है, 120 से अधिक सीटों का उनको नुकसान हो रहा है, और यह बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक पतन माना जा रहा है। वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी 48% तक पहुंच गई है, लगभग 50%, जो बताता है कि बंगाल में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बदलाव के पक्ष में वोट कर रहा था। वो जो 90% वोट पड़े थे वो इसी वजह से पड़े थे क्योंकि वो बीजेपी को जिताना चाह रहे थे।
इसीलिए सिर्फ सीटों की जीत नहीं है, उस पुरानी कार्यशैली को भी जवाब है जिसे बंगाल ने इस बार ठुकरा दिया है। अब यह बात तो चुनाव के नंबर को लेकर, लेकिन अब सवाल कि बीजेपी के लिए जीत के मायने क्या है, क्योंकि बंगाल की इस जीत को अगर आप सिर्फ हार जीत के आंकड़ों से देख रहे हैं तो इस तस्वीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप मिस कर देंगे। इस जीत के सबसे बड़े मायने यह है कि बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, अपनी वैचारिक जड़ों में वापस कदम रखना है, एक नए इतिहास को जन्म देना है। क्योंकि बीजेपी को जन्म देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी, वो पश्चिम बंगाल से आते थे। उन्होंने जिस राजनीति की कल्पना की थी, दशकों तक बंगाल की जमीन पर उस राजनीति के लिए जगह ही नहीं बनी थी। पहले वामपंथियों का लंबा दौर था, एक ऐसा दौर जहां धर्म संस्कृति की बात करना राजनीति के केंद्र में नहीं था। फिर 34 साल बाद वो हटे तो टीएमसी आ गई। उन्होंने अपना एक अलग मजबूत क्षेत्रीय पहचान खड़ी की। इस पूरी प्रक्रिया में बीजेपी हमेशा एक बाहरी पार्टी रही, उत्तर भारतीय की पार्टी कहकर बंगाल से उसे दूर रखने की कोशिश की गई। लेकिन आज की जीत का मतलब यह है कि बंगाल के वोटर ने बीजेपी को बाहरी वाले ठप्पे से मिटा दिया है। बीजेपी के लिए जीत एक किस्म की वैचारिक घर वापसी है, क्योंकि सालों तक जिस राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान की बात को बंगाल की मुख्य धारा की राजनीति में हाशिए पर रखा गया, आज उसी सोच को बंगाल के भद्र लोग और आम जनता दोनों ने मिलकर सहज स्वीकार किया है। यह उस पुराने दावे का अंत है कि बंगाल की राजनीतिक सोच बाकी भारत के साथ मेल नहीं खाती। असल में बंगाल का मिजाज नहीं बदला था, वो सालों से अपनी पुरानी पहचान को ढूंढ रहा था, जो सत्ता के शोर में दबी थी। मुखर्जी की जमीन पर कमल खिलना यह साबित करता है कि राजनीति का पहिया वहीं पर आया है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, और यह इशारा करती है कि बंगाल केवल क्षेत्रीय पहचान तक सीमित नहीं है, अब मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बन रही है, जिसकी नींव कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। सरल शब्दों में कहे तो जीत बंगाल की राजनीति के पुराने सांस्कृतिक गौरव की वापसी की संकेत है, जिसे आधुनिक राजनीति ने लंबे समय तक किनारे रखा था। लेकिन सवाल की यह हुआ क्यों, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो महिला वोट रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये लोग शॉक्ड है कि जिस भी राज्य में महिलाओं को लेकर तमाम स्कीम्स दी गई, वहाँ पर कभी हार नहीं हुई। फिर बंगाल में ममता कैसे हार गई, वो तो खुद महिला थी, महिला ही क्यों खिलाफ हो गई। देखिए, बंगाल की महिलाएं हमेशा से ममता बनर्जी की बहुत बड़ी ताकत रही है, सबसे बड़ा मजबूत वोट रहा। दीदी ने तमाम योजनाएं दी, लक्ष्मी भंडार जैसी, जिसने उम्मीद जगाई थी। लेकिन 2026 के नतीजे बताते हैं कि जब बात इज्जत, सुरक्षा, गरिमा की आती है तो शायद पैसे या सरकारी मदद तुच्छ पड़ जाती है। आरजीकर अस्पताल जैसी डरावनी घटनाओं ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के दावों को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। जब समाज ने देखा कि अपराधियों के बचाव में ममता खड़ी हो गई, ममता ने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि महिलाओं को रात को निकलना नहीं चाहिए, वो क्यों निकल रही है। यह बात शायद बंगाल के हर बेटी के दिल में चली गई, और संदेश खाली की महिलाओं ने जो दर्दनाक आपबीती सुनाई, उसने पूरे बंगाल के महिलाओं को झकझोरा। यही वो मोड़ है जहां टीएमसी का सबसे मजबूत वोट बैंक था, जो बीजेपी के पक्ष में चला गया। यह बात साबित करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ असुरक्षा के डर खत्म नहीं करता, जो हर रोज महिलाओं को महसूस करती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रत्ना देवनाथ, क्योंकि सिस्टम ने जिसे नहीं समझा, जनता ने उसे खुद सिस्टम बना दिया। 2026 के चुनावी नतीजों में अगर कोई एक ऐसी जीत है जिसने ममता बनर्जी की सत्ता की नींव हिलाई है, तो वो है पहाटी सीट से रत्ना देवनाथ की ऐतिहासिक जीत। रत्ना देवनाथ कोई पेशेवर नेता नहीं है, वो उस बदनसीब बेटी की मां है जिसके 2024 में आरजीकर अस्पताल के अंदर दरिंदगी के बाद हत्या की गई थी। और इसीलिए आज सोशल मीडिया पर जनता लिख रही है कि इफ द सिस्टम फेल्स बी द सिस्टम। यह नारा ममता की हार का सबसे बड़ा सबूत है। जब अपनी बेटी के इंसाफ के लिए उन्होंने हर दरवाजे खटखटाया और सिर्फ राजनीति मिली, तो यह तय किया कि सिर्फ याचक बनकर नहीं इंसाफ मांगना है, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठकर बदलना है। टीएमसी का अभेदगढ़ था पनिहाटी, वहाँ पर टिकट मिला। रत्ना देवनाथ ने राजनीति नहीं की, एक माँ के दर्द को जनता के सामने रखा, और यह इतना मारक था कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए इंसाफ और आपकी बेटियों के लिए सुरक्षा। उनके आंसू, वो मंच पर रोने की तस्वीरें, इन तस्वीरों ने बंगाल की करोड़ों महिलाओं को हिलाकर रख दिया, उनके दिल में घर कर दिया। और उन्हें लगा कि रत्ना देवनाथ असली आवाज है, जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर उनकी सुरक्षा गारंटी दे सकती है। 20,000 वोटों से ज्यादा मार्जिन से उनकी जीत हुई। बंगाल की जनता ने उस राजनीति को हटा दिया जो महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों पर असंवेदनशील थी। ममता बनर्जी महिला होकर भी उस दर्द को नहीं समझ पाई थी।
और इसी वजह से आम जनता खुद खड़ी हुई और खुद सिस्टम बनकर इंसाफ का फैसला किया। और ये देश में भी नेताओं के लिए चेतावनी है कि आप किसी माँ के आंसू का सौदा नहीं कर सकती। जब एक महाराजनीति अखाड़े में उतरती है तो बड़े बड़े किले ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या यह अकेला विषय था या वाकई बंगाल में ममता का किला कमजोर हो गया था। देखिए, अगर 2011 से 2021 तक का दौर को याद करें तो बंगाल में सिर्फ एक नाम की तूती थी, वो भी ममता बनर्जी। वामपंथियों के 34 साल पुराने अभेद किलों को ऐसे ध्वस्त किया था कि वो खुद बंगाल की पहचान बन गई। 2021 की जीत के बाद तो ऐसा लगने लगा कि दीदी का कोई विकल्प बंगाल में पैदा ही नहीं हो सकता।